हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि आपके टर्मिनल एग्ज़ाम दैट इज़ टर्म 1 नवंबर में स्टार्ट हो जाएंगे। और इस बार आप लोगों का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो बिल्कुल अलग है। जैसे कि आप पहले देखते थे कि जो रिटन एग्ज़ाम्स होते थे अब वो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के थ्रू आएंगे। लेकिन इसमें एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है जैसे कि नीट में होता है। जनरली ये पेपर जो है आपके जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं टर्म 1 में वो जनरली वो नीट के लेवल का है ना। जैसा नीट का पैटर्न होता है उसी पैटर्न पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के थ्रू आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ठीक, तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, जो सीबीएसई के थ्रू या अलग अलग स्कूल के थ्रू जो आपको एक सैम्पल पेपर्स प्रोवाइड किए गए हैं अलग अलग स्कूल में, जैसे लाइक केवी, तो वैसे जो सैम्पल क्वेश्चंस होते हैं जो मोस्ट प्रोबेबली आने के चांसेस होते हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो हम चैप्टर वाइज बाद में करेंगे, पहले एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर देखेंगे। 60 क्वेश्चंस का आपका पेपर आएगा जिसमें कि हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिलेगा और आपका जो नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं रहेगा इसमें। ठीक, तो हम स्टार्ट करेंगे। अगर आप देख सकते हो कि 90 मिनट का आपका पेपर रहेगा जिसमें कि 3 सेक्शंस होंगे। क्या क्या? सेक्शन ए में 24 क्वेश्चन दिया जाएगा, 24 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 20 बनाने हैं। और सेक्शन बी में 24 क्वेश्चन में से आपको 20 बनाने, दैट इज ऑप्शनल है 4 क्वेश्चंस। और सेक्शन सी अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर 12 क्वेश्चन में से सिर्फ 10 क्वेश्चन बनाने हैं। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन के लिए इक्वल मार्क्स होगा। और सबसे अच्छी बात है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बट नीट में आपका नेगेटिव मार्किंग होता है, लेकिन भले नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, 4 में से 3 गलत होंगे और कोई एक ही सही होगा। तो समय हम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे इसमें। मेनली हमारा जो मेन एम है वो है क्वेश्चन डिस्कशन, कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हम कैसे देखें। और दूसरा जो मेरा मकसद है आप लोगों को बताने का कि क्वेश्चंस जो आ रहे हैं सिर्फ रटना नहीं है, हमको उस क्वेश्चंस के पैटर्न को समझना है। प्लस दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जो भी हम क्वेश्चन सैंपल पेपर यहाँ पर हम करेंगे, जो भी सैंपल पेपर में क्वेश्चंस हैं, हम उनके क्वेश्चंस के जो भी ऑप्शंस हैं हम उनको भी देखेंगे। कोशिश ये करेंगे कि भाई ये जो ऑप्शंस हैं वो सही है या गलत है। अगर गलत है तो उसका सही आंसर क्या होगा, मतलब 4 ऑप्शन में से एक आंसर तो सही है बट बाकी 3 गलत क्यों है ना, वो भी हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि डिस्कस कर लें, ताकि एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में हो जाए कि इससे रिलेटेड अगर सेम क्वेश्चन ना आए फिर भी उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो भी आप बना सको। चलिए तो चालू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, पहला जो क्वेश्चन है आपका, द स्ट्रक्चर ऑफ बायलोब्ड एंथर कंसिस्ट ऑफ। तो जैसे कि आप जानते हैं जो एंथर होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग फ्लावरिंग प्लांट्स में। ठीक, तो जनरली अगर एक बेसिक सा एक स्ट्रक्चर देखें एंथर का, मैं एक रफ स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं यहाँ पर एंथर का। तो इसमें अगर हम क्रॉस सेक्शन देखेंगे एंथर का तो ये 2 लोब का होता है, ये 2 लोब का होगा, ऐसा है ना। कि अगर जैसे ये एक एंथर है, एंथर को मैं ऐसा बीच से कट करूं, यहां से एंथर को मैं अगर इसको काट दूं तो काटने से क्या होगा, आपको एक हिस्सा ऐसा दिखेगा जिसको हम क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। तो कटा हुआ एंथर आपको स्क्रीन पर नजर आएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो 2 थीके आपको दिख रहे हैं, तो ये 2 थीका, ठीक है। देन ये जो 2 थीका है इसमें 4 सेक्शंस होते हैं, 4 सेक्शंस होते हैं जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। ये क्या है? स्पोरेंजिया। अगर आप देख सकते हो कि 2 लोब है, दैट इज 2 थीके हैं, है ना। तो 2 थीका, हर एक थीका में आपको 2 स्पोरेंजिया मिलेगा। अब ये स्पोरेंजिया क्या चीज है आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा कि इसी स्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं और जिससे कि आपका क्या बनेगा, पॉलन ग्रेन्स, दैट इज मेल गैमिट, है ना, जिसमें मेल गैमिट होगा। तो ये पॉलन ग्रेन बनाने वाली जगह है ना, दैट इज स्पोरेंजिया। और बाकी का डिस्कशन हम आगे देखेंगे। तो स्पोरेंजिया यहाँ पर 4 है, तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर क्या हो गया, दैट इज 2 थीके एंड 4 स्पोरेंजिया, 2 थीके एंड 4 स्पोरेंजिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन,
सेकेंड क्वेश्चन जो है इसमें आपको एक डायग्राम दिया गया है, अगर आप ध्यान से देखें, है ना, तो ये डायग्राम किसका है आपके दिमाग में फट से आ जाना चाहिए। ये क्या है डायग्राम, ये ओव्यूल का, ठीक है, एक ओव्यूल का डायग्राम है। अगर आप देखेंगे ये एक ओव्यूल है, तो ओव्यूल के अंदर, ठीक है, अच्छा ओव्यूल किस में होता है, एक छोटा सा अगर देखें, ये फीमेल पार्ट है, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी। तो ओवरी में आपको क्या मिलेगा, ओव्यूल, ओवरी में आपको क्या मिलेगा, ओव्यूल, ठीक। तो यही ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। तो अब इसमें जो क्वेश्चन है कि भाई करेक्ट ऑप्शन इन द फिगर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल, एनाट्रोपस मतलब टाइप ऑफ ओव्यूल्स होते हैं, उनका पोजीशन, ओवरी में जो पोजीशन होता है उसके बेसिस पर एनाट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस, ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के वैरायटी के ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा टाइप का ओव्यूल है, दैट इज एनाट्रोपस ओव्यूल है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स विद इन द टिपिकल एम्ब्रियो सैक। अब यहाँ पर एम्ब्रियो सैक कहाँ पर है, तो आप ध्यान से देखेंगे ओव्यूल के बिल्कुल सेंटर पर अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, एम्ब्रियो सैक है। कौन सा हिस्सा, ये एम्ब्रियो सैक है। तो एम्ब्रियो सैक में जो सेल्स होते हैं, एम्ब्रियो सैक के अंदर जो सेल्स होते हैं उनका लोकेशन कैसा है, तो ध्यान रखेंगे एम्ब्रियो सैक को हम दो पोल्स में डिवाइड करते हैं। तो एम्ब्रियो सैक का वो हिस्सा जो माइक्रोपाइल वाले हिस्से में, या अगर आप देखेंगे ये हिस्सा माइक्रोपाइल है, जहां पर एक छोटी सी ओपनिंग है ना, जिसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। और ये माइक्रोपाइल क्या होता है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में भी ये क्वेश्चन आता है। माइक्रोपाइल वो रीजन होता है जहां से पॉलन ग्रेन क्या करेगा, पॉलन ट्यूब बनाएगा। पॉलन ट्यूब में आपको क्या मिलेगा, मेल गैमेट मिलेगा, और वो पॉलन ट्यूब इसी माइक्रोपाइलर रीजन के द्वारा, इसी माइक्रोपाइल वाला जो रीजन है वहां से पॉलन ट्यूब के द्वारा मेल गैमेट को इस ओव्यूल के अंदर कहां तक पहुंचाया जाएगा, एम्ब्रियो सैक तक। अब ये एम्ब्रियो सैक तक क्यों पहुंचाया जाएगा, इसको देखेंगे। एम्ब्रियो सैक, क्योंकि एम्ब्रियो सैक में ही एग पाया जाता है। क्या बोला मैंने, एम्ब्रियो सैक में ही एग पाया जाता है। तो एग के साथ में और भी कुछ सेल्स होते हैं, उसी के बारे में इसको यहाँ पर पूछा गया है। तो मैं एक छोटा सा डायग्राम के थ्रू आपको यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा आपसे। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे एम्ब्रियो सैक, क्योंकि एम्ब्रियो सैक के अंदर के जो सेल्स हैं उसी के बारे में पूछा गया है। ये एनसीईआरटी में भी है आपके। मैं यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बनाऊंगा कि ये हो गया हमारा एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक का दो रीजन है, मैंने बताया था, दो पोल हैं, एक माइक्रोपाइल जिसको मैं एम से डिनोट कर रहा हूँ, माइक्रोपाइल लिख ही दे रहे हैं अपन, और दूसरा जो एंड होता है चलाजा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे दैट इज चलाजा। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि नंबर ऑफ सेल्स एट चलाजल एंड, नंबर ऑफ सेल्स एट माइक्रोपाइलर एंड नंबर ऑफ न्यूक्लिया लेफ्ट इन द सेंटर सेल। तो ये क्या क्या होते हैं इसको हम देखेंगे। तो माइक्रोपाइलर एंड पर 3 सेल्स पाए जाते हैं, एक एक करके हम देखेंगे कि वो 3 सेल्स कौन कौन से होते हैं। ये 1 2 एंड 3। चलाजर एंड में भी 3 सेल्स मिलेंगे, एंड जो बीच का है, ना माइक्रोपाइल ना चलाजा, इन दोनों के बीच में आपको एक सेल मिलेगा जिसमें 2 न्यूक्लियस होता है, 2 न्यूक्लियाई होता है, 2 न्यूक्लियस। अब यहां पर हम देखेंगे कि माइक्रोपाइल में, जैसे मैंने बताया कि माइक्रोपाइल वो रीजन होता है जहां से पॉलन ट्यूब के थ्रू मेल गैमेट एंटर करेगा। तो मेल गैमेट एंटर करेगा तो जस्ट एंट्री में ही आपको क्या मिल जाएगा, एग सेल्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो 3 सेल्स हैं, 3 सेल्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पूरा ही डिस्कस कर रहा हूँ। जो 3 सेल है, 3 में से एक सेल जो रहता है, 3 में से जो एक सेल है, 3 में से एक सेल जो रहता है वो एग सेल होता है, 1 एग सेल, ठीक। देन दूसरा अगर हम देखें तो 2 जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। 2 जो रहेगा वो सिनर्जिड सेल रहेंगे, 2 जो रहेगा वो सिनर्जिड सेल रहेंगे, सिनर्जिड सेल रहेंगे। देन दूसरा अगर हम देखें कि ये जो चलाजाल एंड है, तो यहां पर भी 3 सेल दिख रहे हैं आपको, 3 सेल। अब 3 सेल, इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है एंटीपोडल सेल,
एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल। देन अब बीच में आपको दिख रहा होगा दो, दैट इज टू पोलार न्यूक्लियाई, टू पोलार न्यूक्लियाई। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, यहाँ जगह कम है। और इसी को हम सेंट्रल सेल भी बोलते हैं, इसी को हम सेंट्रल सेल भी बोलते हैं, सेंट्रल सेल। तो सेंट्रल सेल में दो न्यूक्लियाई अवेलेबल होते हैं, ठीक है, दो न्यूक्लियाई अवेलेबल होते हैं। चलिए तो अब यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है, अब आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। तो नंबर ऑफ सेल्स एट चलाजल एंड इज 3, तो यहाँ दो ऑप्शन है 3 का। नंबर ऑफ सेल्स एट माइक्रोपोलर एंड, तो ये एक 3 हो गया और ये एक 3 हो गया। द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट इन सेंट्रल सेल, तो सेंट्रल सेल में कितना न्यूक्लियाई है, दो न्यूक्लियाई हम लोगों ने देखे, तो ये दो, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी। चलिए देन इसके बाद हम आगे देखेंगे। अगर नहीं समझ आता है तो वीडियो को वापस रिवर्स करके देखेंगे, और जैसे मैंने बताया एनसीईआरटी को एक बार रीड करेंगे तो ये क्वेश्चन और आसानी से समझ आ जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम, दैट इज द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट इज, ठीक है, कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट इज। अब सबसे पहली बात तो इसमें पूछा क्या जा रहा है, इसमें अगर आप देखेंगे तो हर जगह एक वर्ड है एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म है ना, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर एम्ब्रियो। तो अगर हम देखें तो कोकोनट जो है इसमें आपको क्या मिलेगा, जो एंडोस्पर्म है। अब एंडोस्पर्म कैसे बनता है, जब भी फर्टिलाइजेशन होता है तो दो मेल गैमेट को एम्ब्रियो सैक में डाला जाता है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे एम्ब्रियो सैक, तो एम्ब्रियो सैक में एक मेल गैमेट इस एग सेल को फर्टिलाइज करेगा और दूसरा जो मेल गैमेट है वो इस पोलार न्यूक्लियाई को फर्टिलाइज करेगा, ठीक है। तो जब पोलार न्यूक्लियाई फर्टिलाइज होता है तो क्या बनेगा, एंडोस्पर्म बनेगा, ठीक। देन जब एग को फर्टिलाइज किया जाएगा तो जाइगोट बनेगा, तो इसी को हम आगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो एग प्लस मेल गैमेट ये बनाएगा जाइगोट, ठीक। बट मेल गैमेट प्लस पोलार न्यूक्लियाई जब फ्यूज होगा तो ये बनाएगा एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म। तो सबसे पहले जो एंडोस्पर्म बनता है वो आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, तो ये इसको बोलेंगे हम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो पहले क्या बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है उसका डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, उसके बाद ही ध्यान रखेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का डेवलपमेंट चालू होगा, उसके बाद ही एम्ब्रियो बनना चालू होता है, उसके साथ साथ ही बनना चालू होगा, ठीक है। क्योंकि एंडोस्पर्म जो रहता है उसका मेन काम क्या होता है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में भी आता है। एंडोस्पर्म का काम होता है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिशन देना। अब ये डेवलपिंग एम्ब्रियो कहाँ से है, जो जाइगोट अभी हम लोगों ने देखा, जाइगोट, ठीक है। तो ये जो जाइगोट है ये एम्ब्रियो बनाएगा और उस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन के लिए एंडोस्पर्म रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एंडोस्पर्म बनेगा ताकि न्यूट्रिशन दे सकें। चलो हम आते हैं हम यहाँ पर, तो जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है ये मल्टीपल माइटोटिक डिवीजन करता है। अब मैंने यहाँ पर एंडोस्पर्म की जगह पर क्या लिखा है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियस। इसका ये मतलब है कि भैया अभी एंडोस्पर्म में सेल्स नहीं बने हैं। तो एंडोस्पर्म दो टाइप के होते हैं, एक होता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, दूसरा होता है सेलुलर एंडोस्पर्म, ठीक है। तो अगर आप कोकोनट को देखेंगे तो उसमें जरूर दोनों टाइप का होता है, एक नारियल पानी होता है और एक नारियल होता है। तो ध्यान रखेंगे जो नारियल होता है वो सेलुलर एंडोस्पर्म होता है, लेकिन जो नारियल पानी होता है दैट इज टेंडर कोकोनट, जो एकदम फ्रेशली जो बना हुआ कोकोनट है जिसमें पूरा पानी रहता है, जिसमें पूरा पानी रहता है, तो ये होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है, ये फ्री न्यूक्लियर। अब ये फ्री न्यूक्लियर क्या चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा जगह कम है तो मैं इसको पहले रब करूंगा। चलिए तो अपन मेन में जो है हमारा तो अब जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है इसका रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन ऑफ
न्यूक्लियस। लेकिन एक चीज याद रखना जो बहुत बार क्वेश्चन आया है, विथाउट सेल वॉल फॉर्मेशन, विथाउट सेल वॉल फॉर्मेशन, विथाउट सेल वॉल फॉर्मेशन। इसका ये मतलब हुआ कि न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो रहा है, एंडोस्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो रहा है, लेकिन सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं कर रहा है। तो जो कोकोनट वाटर होता है उसमें आपको बिना वॉल के, बिना सेल वॉल के आपको न्यूक्लियस मिलेगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, फॉर्म्स फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, तो यहां पर जो क्वेश्चन पूछा है वो कोकोनट का नहीं, टेंडर कोकोनट का, जो पानी वाला रहता है। तो याद रखेंगे टेंडर कोकोनट में आपको फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म मिलेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए देन उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में आएंगे, पॉलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ। अब सबसे पहले हमको ये देखना है भाई कि ये फॉसिल का मतलब क्या होता है। फॉसिल का मतलब होता है कि भैया अगर कोई प्लांट का पॉलन ग्रेन आज मिट्टी में गिर गया, कोई प्लांट का पॉलन ग्रेन आज मिट्टी में गिर गया, तो वो 100 ईयर्स 1000 ईयर्स तक के वो एज अ फॉसिल के रूप में पड़ा रहेगा। ठीक है, उसका जो रिमेन्स है, ठीक है, पॉलन ग्रेन का जो बचा हुआ हिस्सा है, मतलब पॉलन ग्रेन जो है वो आउटर वॉल के साथ में वहाँ पर पड़ा रहेगा, वो पूरा का पूरा डिग्रेड नहीं होगा। जैसे अगर किसी एक इंसान को ज़मीन में दफना दिया जाए तो भाई वो कुछ सालों में उसके सारे पार्ट्स लगभग बोन को छोड़ के लगभग सारे पार्ट जो रहते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और कुछ सालों में फिर मतलब कुछ और साल देखें, कुछ 1000 साल में वो जो बोन है वो भी लगभग खत्म हो जाएगा अगर वो मिट्टी फर्टाइल है तो। लेकिन क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन होता है वो बहुत ही हाई टेम्परेचर, हाई पीएच या लो पीएच, मतलब वेरिएशन ऑफ पीएच एंड वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर को भी झेल सकता है। तो ये सब का कारण, मतलब झेल सकता है तो वो पड़ा रहेगा सॉइल में, मतलब वो सालों तक, मे बी हजारों सालों तक प्रिजर्व रह सकता है, हजारों सालों तक प्रिजर्व रह सकता है। मतलब एज सच आपको पॉलन ग्रेन मिल जाएगा, वो भी हजारों साल बाद भी वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो इसका जो सबसे बड़ा कारण होता है पॉलन ग्रेन का जो वॉल है। तो एक पॉलन ग्रेन का अगर हम छोटा सा डायग्राम देखें, पॉलन ग्रेन का अगर हम छोटा सा डायग्राम देखें तो ये हो गया आउटर वॉल, ये हो गया इनर वॉल। देन पॉलन ग्रेन दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक होगा आपका जनरेटिव सेल, एक होगा आपका जनरेटिव सेल, दूसरा होगा आपका वेजिटेटिव सेल। ठीक है, जनरेटिव सेल एंड वेजिटेटिव सेल। अब यहाँ पर अगर आपको कोई पूछे क्वेश्चन, में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल कौन से सेल में मेल न्यूक्लियस बनेगा, मतलब मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। तो ध्यान रखेंगे जनरेटिव सेल। देन उसके बाद हमको यहाँ पर जो देखना है भाई पॉलन ग्रेन क्यों प्रिजर्व रह सकता है, क्योंकि इसका जो आउटर वॉल है वो, तो आउटर वॉल जो है यहाँ पर आपको दो लेयर मिलेगा, एक होता है एक्साइन और एक होता है एंटाइन, एक होता है एक्साइन और एक होता है एंटाइन। तो जो एक्साइन होता है EXINE एक्साइन, ये जो एक्साइन होता है, ये जो एक्साइन होता है ये बना हुआ होता है स्पोरोपोलेनाइन का, स्पोरोपोलेनाइन, स्पोरोपोलेनाइन का। ठीक है, अब ये स्पोरोपोलेनाइन जो होता है ये बहुत ही अच्छा, मतलब मोस्ट रेजिस्टिव है ना, मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। ठीक है, मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, इट इज मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। तो ये क्या क्या विथस्टैंड कर सकता है, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, ये हाई टेम्परेचर एंड वेरिएशन ऑफ पीएच, दैट इज अल्कलाइन कंडीशन, एसिडिक कंडीशन को भी ये झेल सकता है। तो झेल सकता है टेम्परेचर पीएच को, तो ये
अपने आप को सर्वाइव भी करा सकता है। तो स्पोरोपोलेनाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर भले ही ये नहीं दिया गया है कि भैया ये नहीं पूछा है कि स्पोरोपोलेनाइन जो रहता है, आंसर तो यहाँ पर स्पोरोपोलेनाइन दैट इज ए, है ना। तो पॉलन ग्रेन में स्पोरोपोलेनाइन कहाँ पर पाया जाता है, ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो इसका छोटा सा डायग्राम आपको ध्यान रखना है कि भाई स्पोरोपोलेनाइन जो होता है वो पॉलन ग्रेन के सबसे आउटर मोस्ट लेयर, जिसको हम एक्साइन बोलते हैं, उसमें पाया जाता है। तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, आपको बेसिक चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। चलिए देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिलेटेड टू सीड एक्स एंड सीड वाई। तो भाई ये आपको डायग्राम आपको मिल जाएगा बुक में, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो दोनों डायग्राम है ये किस चीज़ का है। तो आपको ध्यान रखना है भाई, ये जो डायग्राम है ये आपको सीरियल्स का डायग्राम मिलेगा, सीरियल्स का डायग्राम मिलेगा, दैट इज ये मोनोकॉट है, ठीक है, ये मोनोकॉट है, मोनोकॉट का डायग्राम हो गया। और यहाँ पर अगर आप देख रहे हो दो कॉटलीडॉन है, तो ये डाइकॉट का डायग्राम हो गया। चलिए लिख लेते हैं, ये डाइकॉट दिख रहा होगा आपको कि ये डाइकॉट, दो कॉटलीडॉन वाला है, तो ये डाइकॉट है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चंस पूछा गया है कि सीड एक्स इज डाइकॉट एंड एंडोस्पर्मिक और एल्ब्यूमिनस, सीड एक्स इज डाइकॉट एंड नॉन एंडोस्पर्मिक और नॉन एल्ब्यूमिनस, सीड वाई इज मोनोकॉट, दोनों मतलब मोनोकॉट ही है ऑब्वियसली, है ना। तो सीड एक्स डाइकॉट है, हम लोगों ने देख लिया क्योंकि दो कॉटलीडॉन है। सीड वाई जो रहता है वो मोनोकॉट है, हम लोगों ने यहाँ पर से देख लिया है। लेकिन यहाँ जो डिफरेंस पूछा गया है वो है आपका एल्ब्यूमिनस और एंडोस्पर्मिक, नॉन एल्ब्यूमिनस और नॉन एंडोस्पर्मिक के बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो आपको सिंपल सा ये ध्यान रखना है कि भाई सीड के टाइप्स क्या होते हैं, सीड के टाइप्स क्या होते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ सीड, ठीक है, ये सीड ही है, टाइप्स ऑफ सीड। तो यहाँ पर दो टाइप के सीड हम देखते हैं, दैट इज नॉन एल्ब्यूमिनस, नॉन एल्ब्यूमिनस उसी को हम बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक, और नॉन एंडोस्पर्मिक दूसरा जो है हमारा सीड का टाइप दैट इज एल्ब्यूमिनस और एंडोस्पर्मिक, ठीक है, एल्ब्यूमिनस और एंडोस्पर्मिक। तो अगर कॉटलीडॉन है, अगर कॉटलीडॉन अवेलेबल है तो भाई कॉटलीडॉन भी रिजर्व फूड के रूप में यूज होगा, ठीक है, ड्यूरिंग प्लांट का जब जनरेशन स्टार्ट होगा। और जो एंडोस्पर्म है वो भी एज अ रिजर्व फूड के रूप में यूज होता है एम्ब्रियो फॉर्मेशन के समय, ठीक है। तो एम्ब्रियो फॉर्मेशन के समय ये यूज होने वाला है, और जब प्लांट सीड जर्मिनेट होता है तो कॉटलीडॉन एज अ फूड के रूप में, रिजर्व फूड के रूप में यूज होता है। तो दो टाइप के सीड देख लिए, अब इसका एग्जांपल्स भी आपको ध्यान रखना है, जैसे कि नॉन एल्ब्यूमिनस और नॉन एंडोस्पर्मिक। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि डाइकॉट में सिर्फ आपको कॉटलीडॉन दिख रहा है और एक एम्ब्रियो दिख रहा है ना, जिसमें आपको प्लूम्यूल एंड रेडिकल्स दिख रहे होंगे, ठीक, दैट इज ये डाइकॉट सीड दिख रहा है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कॉटलीडॉन दिख रहा है तो ये क्या हो गया, ये नॉन एंडोस्पर्मिक है, ठीक है। तो डाइकॉट इज, ये जो डाइकॉट है ये नॉन एंडोस्पर्मिक हो गया, और ये जो मोनोकॉट दिख रहा है ये एंडोस्पर्मिक है। चलो तो इसके कुछ एग्जांपल्स भी आपको ध्यान रखने हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है भाई, अभी ये डायग्राम दे करके आपसे एंडोस्पर्मिक नॉन एंडोस्पर्मिक पूछ रहा है, मे भी ये डायग्राम दे करके आपसे इसके कुछ एग्जांपल्स पूछ ले, तो आपको इसको ध्यान रखना है। पी जैसे मटर का दाना देखे होगे, तो उसमें जो मटर
का जो दाना होता है उसका अगर बाहर का सीड कोट अगर आप रिमूव करेंगे तो 2 आपको ऐसा कॉटलीडॉन देखने को मिलेगा, ठीक है। और दे आर डाइकॉट प्लांट, है ना। तो डाइकॉट सीड है और इसका एग्जांपल हो गया पी, ग्राम, बीन्स, ग्राम मतलब पल्सेस वगैरह हो गए, ठीक। देन मोनोकॉट का आपको एग्जांपल्स ध्यान रखना है, सीरियल्स, जैसे आप गेहूँ, बाजरा या फिर चावल अगर आप देखोगे तो उसमें आपको 2 कॉटलीडॉन देखने को नहीं मिलेगा। वो जो सीड ही है वो भी एक सीड है, उसमें आपको एंडोस्पर्म्स देखने को मिलेंगे जैसे यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो स्ट्रक्चर है ये एंडोस्पर्म है, ये जो स्ट्रक्चर है ये एंडोस्पर्म है एज अ रिजर्व फूड, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, सीड X इज डाइकॉट एंड नॉन एंडोस्पर्मिक और नॉन एल्ब्यूमिनस एंड सीड Y इज मोनोकॉट एंड दे आर एंडोस्पर्मिक, यहाँ पर आप देख सकते हो एंडोस्पर्म है और एल्ब्यूमिनस। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट। तो ऑप्शन है इसका बी, सही आंसर इसका बी। चलिए देन इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन, तो सिक्स्थ क्वेश्चन जो है आपका क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू हार्मोन सिक्रेटेड बाय प्लासेंटा। तो आपसे ये पूछ रहा है कि भाई प्लासेंटा से कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइन आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। क्या क्या सिक्रेट होता है प्लासेंटा से, क्या क्या सिक्रेट होता है, तो HCG, HPL, रिलैक्सिन, है ना, ये कुछ हार्मोन्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको अब देखना है कि कौन कौन सा ऑप्शन सही है। तो फर्स्ट देखेंगे प्लासेंटा सिक्रेट रिलैक्सिन, ठीक है, हाँ ये सही है, रिलैक्सिन तो सिक्रेट करता है। लेकिन आगे देखेंगे ड्यूरिंग लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक। दूसरा ऑप्शन प्लासेंटा सिक्रेट्स हाई अमाउंट ऑफ FSH ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तीसरा ऑप्शन है प्लासेंटा सिक्रेट्स रिलैक्सिन ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। तो जो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट है इसमें रिलैक्सिन तो प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन इसमें ये चीज़ पे कंफ्यूज किया गया है कि भैया ये लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में सिक्रेट करेगा या इनिशियल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में सिक्रेट करेगा। चलिए तो यहाँ पर हम देखेंगे प्लासेंटा, फोर्थ जो स्टेटमेंट है प्लासेंटा सिक्रेट HCG HPL ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो हम लोगों ने 3 चीज़ें देख ली, बट यहाँ पर 2 चीज़ों, एक रिलैक्सिन पे कंफ्यूज किया गया है, ठीक है। तो पहले उसको हम क्लियर करेंगे। तो अगर आप एनसीईआरटी की लाइन देखोगे तो आपको ये मिलेगा कि ओवरी भी लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में रिलैक्सिन प्रोड्यूस करता है। ओवरी भी लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में क्या रिलैक्सिन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, प्लासेंटा के अलावा। इसका ये मतलब है कि प्लासेंटा भी लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में क्या प्रोड्यूस करेगा, रिलैक्सिन, ठीक है। ऐसा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनिशियल स्टेज में फिर कौन प्रोड्यूस करेगा। तो इनिशियल स्टेज में अगर हम देखें तो रिलैक्सिन जो है, एक चीज़ और ध्यान रखना है, रिलैक्सिन जो है वो प्रेग्नेंट हो चाहे नॉन प्रेग्नेंट हो वो ओवरी से सिक्रीट होता है। ओवरी से कहाँ, तो आपको मिलेगा आफ्टर एग रिलीज। एग रिलीज होने के बाद जो ग्रेफिन फॉलिकल है, ठीक है, वो कॉर्पस लुटियम में चेंज हो जाता है, तो उन सबसे भी रिलैक्सिन प्रोड्यूस होता है। बट हमको ध्यान रखना है कि शुरुआती स्टेज में रिलैक्सिन जो है थोड़ा थोड़ा सिक्रीट होगा, देन लेटर स्टेज में प्लासेंटा के थ्रू भी काफ़ी ज़्यादा, एंड ओवरी से भी रिलैक्सिन प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट ऑप्शन है ये ज़्यादा करेक्ट है ना, प्रेगनेंसी के लेटर स्टेज में, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है लेटर स्टेज में होता है रिलैक्सिन का। तो रिलैक्सिन क्या करता है कि रिलैक्सिन जो है वो बॉडी के जो जॉइंट्स होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, उनको रिलैक्स कर देता है, ताकि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, फीटस है, उसके लिए जगह मिल सके, ठीक है, उसके लिए जगह मिल सके। देन
एंड ऑफ द प्रेगनेंसी में जब बेबी का बर्थ होता है तो जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है जहाँ से दैट इज बर्थ कैनाल वाला एरिया वो भी थोड़ा सा डायलेट हो सके ताकि बेबी का बर्थ हो सके। चलिए, तो वो सब हम आगे भी डिस्कस कर सकते हैं। देन सेकेंड ऑप्शन जो दिख रहा है आपको कि भैया क्या प्लेसेंटा हाई अमाउंट ऑफ एफएसएच सिक्रीट करेगा प्रेगनेंसी के समय, तो ध्यान रखेंगे ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि एफएसएच जो प्रोड्यूस होता है, एफएसएच प्रोड्यूस होता है कहाँ से, तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में भी कहाँ से, ये ध्यान रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन भी आता है नीट में, ठीक है, और आपके बोर्ड एग्जाम में भी टर्म 1 में भी आ सकता है। तो एफएसएच एंड एलएच, एफएसएच एंड एलएच इन दोनों को मिला करके बोलते हैं जीएनएच, दैट इज गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। जीएनएच दैट इज गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। और गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो होता है ये सिक्रीट होता है, सिक्रीट फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एक एंटीरियर पिट्यूटरी और एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से दो ही हार्मोन रिलीज होते हैं, नॉट सिक्रीट, ध्यान रखेंगे, ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच। बाकी जो जीएनएच है दैट इज एफएसएच एलएच, ये आपका एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होंगे, रिलीज होंगे। चलिए, तो ये हो गया हमारा सेकेंड ऑप्शन भी गलत, क्योंकि ये यहाँ प्लेसेंटा से सिक्रीट नहीं होता। देन थर्ड जो ऑप्शन है इनिशियल स्टेज, तो ये नहीं है हमारा आंसर। एंड फोर्थ है दैट इज प्लासेंटा सिक्रेट एचसीजी एंड एचपीएल। प्लासेंटा बहुत अच्छा सोर्स होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन एंड ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ठीक है। तो ये दो हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे हमेशा। तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो यहाँ पर जो ऑप्शन जाता है दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन इसके बाद हम देखेंगे सेवेंथ क्वेश्चन। अब सेवेंथ क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो ये डायग्राम है किसका भाई, ये डायग्राम है किसका, बोलिए, यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब का, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो सबसे पहले आपको डायग्राम्स के बारे में मालूम होना चाहिए। तो ये जो पार्ट है दैट इज ओविडक्ट, इसको बोलते हैं ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब। एंड ये जो पार्ट है दैट इज यूटेरस, ये जो पार्ट है ये यूटरस, ये भी यूटरस है। एंड ये जो पार्ट है दैट इज सर्विक्स। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है कि भाई फिगर बी शोज द डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड ह्यूमन एग सेल एंड फिगर ए शोज द फ्रंट व्यू ऑफ द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पर जो सेक्शन बी दिखा रहा है ये सेक्शन ए हो गया, फिगर ए हो गया, डायग्राम ए हो गया। एंड जो फिगर बी है ये दिखा रहा है कि भाई एग जो है वो फर्टिलाइज हुआ, देन उसके बाद उसके डेवलपमेंटल स्टेजेस है, मोरुला, ब्लास्टुला, ये सारी चीज़ें, तो वो दिखाया गया है। तो आपका जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द टेबल बिलो, दैट इज एक्स वाई जेड। अब ये एक्स वाई जेड कहाँ है, ये रहा हमारा एक्स, क्या है, ये रहा हमारा, ये रहा हमारा y, ये रहा हमारा z। तो सबसे पहले आपको मालूम है कि भाई x इज अ यूट्रस, y इज फैलोपियन ट्यूब, है ना, और z जो रहता है ये है हमारा ओवरी, ये क्या है, ओवरी। तो सबसे पहले देखेंगे कि ओवरी में क्या होता है। तो ओवरी में एग बनता है, दैट इज ओवरी में एग बनता है, ठीक है। देन आपसे ये पूछ रहा है कि भाई क्या क्या स्टेजेस हैं, ये कौन सा स्टेज है, ये क्या है, अनफर्टिलाइज्ड एग दैट इज oocyte की बात कर रहे हैं, फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट की बात कर रहे हैं। देन ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो सबसे पहले हम फिगर बी को अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। तो ये जाइगोट तो हम सबको समझ आ गया, लेकिन ये 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, ये क्या चीज़ है। तो ध्यान रखेंगे बेटा कि ये जो स्टेज है, ये जो स्टेज है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको बोलते हैं मॉर्यूला। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं मॉर्यूला। मॉर्यूला जो होता है वो 8 to 16 सेल स्टेज को बोलते हैं, 8 to 16 सेल स्टेज को बोलते हैं। देन दूसरा जो आपको दिख रहा है दैट इज ब्लास्टुला। तो ब्लास्टुला जो रहता है वो 32 सेल स्टेज का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअल में आपसे ये पूछा जा रहा है, अगर आप ऑप्शन देखो कि मॉर्यूला, फर्टिलाइज्ड एग, ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, फर्टिलाइज्ड एग कहाँ होता है, ये सारा चीज़ आपसे
पूछने की कोशिश कर रहे हैं एक्स वाई जेड में कौन कौन सा स्ट्रक्चर है। तो एक छोटा सा हम देखते हैं कि भाई ओवरी में आपको एग मिलेगा, दैट इज अनफर्टिलाइज्ड एग। देन ये जो वाई वाला हिस्सा है ना, तो जैसे कि इसमें अगर आप देखोगे कि फर्टिलाइज्ड एग भी आपसे पूछा जा रहा है, तो जो फर्टिलाइज्ड एग है ये आपको मिलेगा एम्पुलरी जंक्शन में। आपको कहाँ मिलेगा? ये एम्पुला में, दैट इज एम्पुला। ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन है, एम्पुला में आपको फर्टिलाइजेशन मिलेगा। तो फर्टिलाइजेशन होगा एम्पुला में, तो जाइगोट भी आपको वहीं मिलेगा। तो जाइगोट का मतलब होता है फर्टिलाइज्ड एग। जाइगोट का मतलब होता है फर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, तो फर्टिलाइज्ड एग यहाँ पर मिला। देन आपको ये भी ध्यान रखना है कि जाइगोट अब रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन करेगा, दैट इज क्लीवेज करेगा। तो क्लीवेज के साथ में जाइगोट इज अ वन सेल्ड स्ट्रक्चर, अब ये क्लीवेज करेगा। तो क्लीवेज में क्या होगा बेटा? एक सेल से दो बनेगा। जैसे यहाँ पर अगर फिगर बी में देख रहे हैं, ये एक सेल है जाइगोट, दो सेल बना, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, मतलब 2, 4, 8 एंड 16 सेल स्टेज। तो जैसे मैंने यहाँ पर बताया है मॉड्यूला इज 8 to 16 सेल स्टेज। तो आपको याद रखना है कि मॉड्यूला जो रहेगा वो आपको एम्पुला वाले रीजन में ही मिलेगा, दैट इज फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही रहेगा मॉड्यूला। ब्लास्टुला आपको मिलेगा यूटेरस में। ठीक है, तो मॉड्यूला आपको कहाँ मिलेगा? दैट इज एम्पुला में। क्लीवेज होगा और ये मॉड्यूला बनेगा, और मॉड्यूला 8 to 16 सेल स्टेज आपको मिलेगा कहाँ पर? फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, तो वाई में आपको क्या मिला? दैट इज फर्टिलाइज्ड एग। देन अब आते हैं एक्स में। तो मैंने जैसे बताया एक्स इज अ यूट्रस, एक्स इज अ यूट्रस। तो यूट्रस में मैंने क्या बताया आपको कि ब्लास्टुला मिलेगा। ब्लास्टुला का जो सेलुलर स्टेज होता है उसको ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, दैट इज 32 सेल स्टेज। तो आते हैं अब ऑप्शन में। ठीक है, इसको मैं छोटा कर रहा हूँ थोड़ा सा ताकि आप पूरे पेज को अच्छे से देख पाओ। तो ये आते हैं अब ऑप्शन में, क्या बोल रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द टेबल बिलो। तो x क्या है पूछ रहा है, तो बताओ भाई x क्या है? दैट इज यूट्रस। तो यूट्रस में क्या रहेगा? ब्लास्टोसिस्ट। देन पूछ रहा है y क्या है हमारा? एम्पुला वाला रीजन, दैट इज फैलोपियन ट्यूब वाला रीजन। तो वहां पर आपको क्या मिलेगा? मॉड्यूला मिलेगा, फर्टिलाइज्ड एग मिलेगा। ठीक है, दैट इज फर्टिलाइज्ड एग। देन उसके बाद z क्या है? तो हमारा ओवरी है, क्योंकि अभी ये उसका स्ट्रक्चर पूछ रहा है। मे भी पूछ दे कि भाई z क्या है, x क्या है, y क्या है, डायरेक्ट सिंपल सा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो z में आपको क्या मिलेगा? दैट इज अनफर्टिलाइज्ड एग मिलेगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी। चलिए, देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में लिखा है पेनिट्रेशन ऑफ द स्पर्म इन द ओवम इज फॉलोड बाय। मतलब क्या है कि जैसे ये एक एग है, जैसे ये एक एग है, जैसे ये एक एग है, ये एग का न्यूक्लियस है, ठीक, ये स्पर्म है। तो आपसे पूछ रहा है कि स्पर्म की जब एंट्री होती है, एक्चुअल में ह्यूमन में स्पर्म की पूरी एंट्री नहीं होती, स्पर्म के न्यूक्लियस की एंट्री होती है। तो जब स्पर्म की एंट्री होती है ओवम में, है ना, ये स्पर्म हो गया, ये एग हो गया, दैट इज ओवम। तो स्पर्म की जब एंट्री होती है एग में, तो उसके साथ साथ और क्या होता है? फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगा, कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 2 होगा, फर्स्ट मियोसिस होगा, डिसोल्यूशन ऑफ जोना पेलुसिडा होगा। तो बेटा एंट्री ऑफ स्पर्म आफ्टर जोना पेलुसिडा होता है ना। जोना पेलुसिडा डिसॉल्व होगा। जोना पेलुसिडा क्या होता है? दैट इज प्राइमरी एग मेम्ब्रेन। एग सेल जो है, एग का जो सेल मेम्ब्रेन है, उसके बाहर एक और लेयर होती है जो खुद एग बनाता है। एग मेम्ब्रेन, दैट इज एग का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उसके बाहर एक और मेम्ब्रेन होती है जो खुद एग सेल बनाता है, उसको हम जोला पेलुसिडा बोलते हैं। तो जोना पेलुसिडा बाहर है, उसको पहले पेनिट्रेट किया जाएगा, देन एग के अंदर स्पर्म की एंट्री होगी। तो भैया स्पर्म की एंट्री के बाद क्या होगा?
ये पूछा जा रहा है। पहले क्या होगा, नहीं तो होना पहले सीधा वाला आंसर नहीं होना। अब आते हैं फर्स्ट मियोसिस। तो एग सेल का फॉर्मेशन जो है वो आफ्टर फर्स्ट मियोसिस ही होता है ना। अगर आप गैमेटोजेनेसिस देखेंगे एक बार तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो बेटर है आप एक बार गैमेटोजेनेसिस देख लें, ठीक है। वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा कि जो एग सेल का फॉर्मेशन होता है वो मियोटिक डिवीजन, तो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 दो के द्वारा होता है। तो मियोसिस 1 के बाद ही एग बनता है। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप लिख लीजिएगा इसको स्टार लगा के, कि मियोसिस 2 का कंप्लीशन एग में नहीं होता है। तो जो आप एग देखते हैं वो एक्चुअल में कंप्लीट फीमेल गैमेट नहीं होता है, वो इनकम्प्लीट फीमेल गैमेट होता है, क्योंकि मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं हुआ रहता है। मियोसिस 2 रुका हुआ रहता है मेटाफेज 2 स्टेज में। मियोसिस में दो फेसेस होते हैं, मियोसिस 1, मियोसिस 2, और हर एक मियोसिस के स्टेज में आपको 4 फेस मिलेंगे सेल डिवीजन के, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 में एग सेल रुका हुआ रहता है। ये तब तक रुका रहता है जब तक स्पर्म की एंट्री नहीं होती। तो जैसे स्पर्म की एंट्री होती है वैसे ही ये मियोसिस 2 जो रुका हुआ है वो रीस्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पेनिट्रेशन ऑफ द स्पर्म इन द ओवम इज फॉलोड बाय, तो किसके साथ होगा, तो भाई सीधी सी बात है, स्पर्म की एंट्री होगी, मियोसिस 2 चालू हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 2। अब ऑप्शन ए क्या है, फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट पोलर बॉडी। तो बेटा आप गैमेटोजेनेसिस देखेंगे तो एक चीज और देखेंगे कि जब मियोसिस 1 होता है तो एग के साथ में फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है। तो भाई ये तो एग बनने के साथ में हो गया, देन उसके बाद फर्स्ट पोलर बॉडी तो अलग हो गया। अब एग सेल बनेगा, वो भी मियोसिस 2 स्टार्ट करेगा, जिसको आप गैमेटोजेनेसिस में देखेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हार्मोन सिक्रेशन फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का अगर आप जो डायग्राम एनसीईआरटी में दिया है उसको अच्छे से अगर हम देखें तो ये देखने को मिलेगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय आपको 2 इवेंट मिलेगा, एक यूटराइन इवेंट और एक आपको मिलेगा ओवेरियन इवेंट। तो यूट्रस का जो इवेंट होता है वो फुली डिपेंडेंट होता है ओवरी के इवेंट पे, और ओवरी का जो इवेंट होता है मतलब ओवरी में जो भी चेंजेस होते हैं दैट इज एग सेल का फॉर्मेशन, वो फुली डिपेंडेंट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के FSH एंड LH के फॉर्मेशन से। तो हम देखेंगे एक छोटा सा लाइन डायग्राम के थ्रू कि FSH LH ये आएगा पिट्यूटरी ग्लैंड से, लिख लेंगे आप। ये स्टिमुलेट करेगा ओवरी को, ओवरी से क्या बनेगा, एग बनेगा, साथ में ग्रेफियन फॉलिकल बनेगा, ठीक है। देन अब हम लोगों ने देख लिया कि FSH LH ने ओवरी को स्टिमुलेट किया, ओवरी स्टिमुलेट होगा तो ओवरी के अंदर एग बनेगा, ठीक है, और साथ में एग बनने के साथ में आपको ग्रेफिन फॉलिकल मिलेगा। तो ग्रेफिन फॉलिकल के अंदर ही आपको क्या मिलेगा, एग मिलेगा, ग्रेफिन फॉलिकल के अंदर ही आपको एग मिलेगा। तो ग्रेफिन फॉलिकल से 2 चीज़ें बनेगी, एक तो एग और दूसरा हार्मोन एस्ट्रोजन। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा आपको, ग्रेफिन फॉलिकल के साथ में एग के साथ में एस्ट्रोजन। अब जैसे ही एग रिलीज होता है दैट इज ओव्यूलेशन होता है, तो ग्रेफिन फॉलिकल चेंज हो जाएगा कॉर्पस लूटियम में, ग्रेफिन फॉलिकल चेंज हो जाएगा कॉर्पस लूटियम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखेंगे। अब ये जो कॉर्पस लूटियम है आफ्टर एग रिलीज दैट इज ओव्यूलेशन के बाद, ये जो कॉर्पस लूटियम है ये बनाएगा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। तो बेटा आप सब देख रहे होंगे कि कैसे आपका जो हार्मोनल सीक्वेंस है मेंस्ट्रुअल साइकिल का ये हमको देखने को मिल रहा है। तो FSH LH फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड दैट इज एंटीरियर पिट्यूटरी, ये पहले बनेगा, ओवरी को स्टिमुलेट करेगा ताकि ओवरी में ग्रेफिन फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा, ग्रेफिन फॉलिकल के अंदर आपको एग मिलेगा, और एग के डेवलपमेंट के साथ में ग्रेफिन फॉलिकल से एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रेट होगा। तो FSH पहले आया, देन एस्ट्रोजन, देन उसके बाद जब ग्रेफिन फॉलिकल रप्चर होगा और एग बाहर निकलेगा तो ग्रेफिन फॉलिकल कन्वर्ट होगा किसमें, कॉर्पस लूटियम में। देन कॉर्पस लूटियम बनाता है
प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, तो सबसे आखिरी में बनेगा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। तो यहाँ पर हम करेक्ट सीक्वेंस देखेंगे, एफएसएच के बाद प्रोजेस्टेरॉन दिया है, एस्ट्रोजन दिया, नहीं हो सकता। एस्ट्रोजन पहले दिया, एफएसएच बाद में दिया, नहीं हो सकता। एफएसएच पहले दिया है, एस्ट्रोजन बाद में दिया है, देन लास्ट में प्रोजेस्टेरॉन। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी। देन हम आगे आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज 10th क्वेश्चन में। तो 10th क्वेश्चन का जो डायग्राम है, ये साफ साफ वेलिस्नेरिया का डायग्राम दिखा रहा है हमको। दैट इज वेलिस्नेरिया एक एक्वेटिक प्लांट है, वेलिस्नेरिया एक्वेटिक एंजियोस्पर्म है। अब जनरली वाटर में जो भी गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है या फर्टिलाइजेशन होता है, तो वाटर की ज़रूरत पड़ती है। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, यहाँ तक के हमको वाटर की नीड होती है फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। लेकिन कुछ एंजियोस्पर्मिक प्लांट जैसे वेलिस्नेरिया और भी दूसरे जो प्लांट्स होते हैं, उसमें आपको क्या मिलेगा कि दे आर एक्वेटिक एंजियोस्पर्म, है ना। एंजियोस्पर्म मतलब फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि मेल फ्लावर है, फीमेल फ्लावर है, ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। तो आपसे इसमें ऑप्शन पूछा है कि भाई साइज ऑफ फ्लावर क्या होगा, कलर ऑफ फ्लावर क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पॉलन ग्रेन। तो बेटा जो भी ये वेलिस्नेरिया का जो एग्जांपल है, इसमें जो फ्लावर है ना, जो फ्लावर है ये स्मॉल एंड ये स्मॉल छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, एंड ये वाइट कलर के होते हैं, स्मॉल एंड वाइट कलर के होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे वाइट कलर के हमको फ्लावर्स मिलते हैं। और जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जनरली उसमें नेक्टर वगैरह होता नहीं है, क्योंकि जो सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट है, मतलब पानी के अंदर जो डूबे हुए हैं, उनको पॉलिनेशन के लिए जो सबसे बेस्ट मीडियम होता है वो वाटर करंट होता है, मतलब पानी की लहरें होती हैं। तो इसमें वाटर के थ्रू ही क्या होता है, पॉलन ग्रेन का क्या हो जाता है बेटा, पॉलिनेशन हो जाता है। तो इसमें नेक्टर की ज़रूरत नहीं होती है, और ना ही बहुत ज़्यादा कलरफुल फ्लावर की, क्योंकि कलरफुल फ्लावर मेनली इंसेक्ट्स को, बर्ड्स को अट्रैक्ट करने के लिए होता है, ठीक है। और नेक्टर एक प्रकार का रिवॉर्ड है उन इंसेक्ट और बर्ड के लिए जो पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे। लेकिन यहाँ पर तो इंसेक्ट वगैरह का कोई ज़रूरत ही नहीं, वाटर से ही पॉलन ग्रेन बहते हुए फ्लावर तक, फीमेल फ्लावर तक पहुँचेंगे और उसको पॉलिनेशन ये अपना कंप्लीट हो जाएगा और फर्टिलाइज करेंगे। तो मेनली यहाँ पर जो फ्लावर्स होते हैं छोटे छोटे होते हैं, वाइट कलर के होते हैं, नेक्टर नहीं होते हैं। और जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो इस थोड़े से क्या होता है बेटा, म्यूसिलेजिनस होते हैं। क्यों? क्योंकि पॉलन ग्रेन के बाहर एक म्यूसिलेज जेली लाइक मटेरियल का कवरिंग होता है, जिससे कि वो लोग वेट नहीं होते, मतलब गीले ना हो जाए। अगर गीले होंगे तो वो या तो डूब जाएंगे या तो सरफेस के ऊपर आ जाएंगे, तो पानी में बिल्कुल बीच में नहीं तैरेंगे। तो इसीलिए अगर हम देखें तो यहाँ पर साइज ऑफ द फ्लावर इज स्मॉल, कलर ऑफ द फ्लावर इज वाइट, एंड ये जो पॉलन ग्रेन स्मॉल होगा एंड कवर्ड विथ म्यूसिलेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यूसिलेज, है ना। तो पॉलन ग्रेन जो रहता है भीगने से, गीला होने से बचने के लिए पॉलन ग्रेन को म्यूसिलेजिनस किया जाता है, म्यूसिलेज की कवरिंग की जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होता है हमारा सी। अब इसके बाद जो भी क्वेश्चन है हम आगे डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मैं और भी क्वेश्चंस डालूंगा। बट मैं आपसे ये चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके आप सभी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि बेटा जो भी हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, टर्म 1 काफ़ी करीब है, तो मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठाएं। सिर्फ मैं क्वेश्चन ही डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके ऑप्शंस को भी टटोल रहा हूँ, ऑप्शंस को भी हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये गलत क्यों है और सही जो आंसर है वो सही क्यों है, उसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, ताकि अगर ऐसे क्वेश्चन आए या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपसे बन सके। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप प्लीज़ फॉरवर्ड करिएगा, सारे दोस्तों को आप शेयर करिएगा, ताकि मैक्सिमम बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। और अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।